आज हम अवधारणा आधारित 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और ये ऐसे 3 सामान्य टॉपिक हैं जो सभी प्रकार के समाचार पत्रों में छाए रहते हैं और इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को सामान्य समझ के हिसाब से भी इन तीनों टॉपिक्स को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ एवं आवश्यकता। मीनिंग क्या है अवमूल्यन का और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी एक राष्ट्र के द्वारा अपनी स्वदेशी मुद्रा का आंतरिक मूल्य दूसरे राष्ट्र या विदेशी राष्ट्रों की मुद्राओं की तुलना में घटा देना, कम कर देना। अर्थात उदाहरण के तौर पर यदि भारत अपनी मुद्रा रुपए का बाहरी या आंतरिक मूल्य डॉलर की तुलना में या यूरो की तुलना में कम कर देता है तब इसे डिवैल्यूएशन कहा जाएगा। जैसे वर्तमान में $1 बराबर यदि 60 रुपए है और तब अवमूल्यन के पश्चात यह $1 बराबर 65 रुपया 70 रुपये हो जाएगा। तो ये डिवैल्यूएशन अवमूल्यन हुआ। इसी प्रकार इंडियन रुपीस को अन्य देशों की विदेशी मुद्राओं में भी इसी प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? कोई भी राष्ट्र अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन अन्य राष्ट्रों की मुद्राओं की तुलना में क्यों करता है? इसके पीछे कारण होता है ऐसा करने से उस राष्ट्र का व्यापार बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि निर्यात सस्ता हो जाता है और इससे जो व्यापार खाता है, व्यापार संतुलन है, उस पर अनुकूल प्रभाव होता है। अगर आप अपनी करेंसी का अवमूल्यन करते हैं तब दूसरे राष्ट्र में जब आपकी वस्तुएं निर्यात होकर जाती हैं और विदेशी नागरिक जब वस्तुओं को खरीदते हैं तब उन्हें आपको पेमेंट कम करना होता है और इससे वो आपकी वस्तुओं को ज्यादा खरीदते हैं और इससे आपका निर्यात बढ़ जाता है। तो मात्रात्मक रूप से एक राष्ट्र को व्यापारिक दृष्टि से लाभ होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र इतनी बड़ी रिस्क लेकर के अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में घटा देता है या कम कर देता है। इसी संदर्भ में इसकी आवश्यकता होती है। भारत में अभी तक डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन 3 बार 3 चरणों में हुआ है। सबसे पहले भारत ने डिवैल्यूएशन किया 1949 में, 1949 में, और उस समय डिवैल्यूएशन 30.5% किया गया। इसके पश्चात भारत ने सेकंड फेज में डिवैल्यूएशन किया 36.5% और फिर थर्ड फेज में 91 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार आरंभ किए गए राव मनमोहन मॉडल के द्वारा, तब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जुलाई 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ। कुल मिलाकर के डिवैल्यूएशन लगभग 21% के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने आजादी से लेकर के 1991 तक अपनी मुद्रा रुपए का डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में मूल्य को 3 बार घटाया है। और ऐसा तब किया भारत ने जब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्राइसिस उत्पन्न हुआ और इसके माध्यम से हमने अपने व्यापार को बढ़ाया। इसका प्रभाव क्या होता है? एक तो सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि इससे आपका निर्यात बढ़ जाता है मात्रात्मक दृष्टि से और विदेशों में आपके कंज्यूमर्स बन जाते हैं और इससे एक देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक चक्र तीव्र गति से कार्य करने लगता है। इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे पॉजिटिव साइन नहीं माना जाता और इससे एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दीर्घ काल के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उस राष्ट्र ने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम किया। इसलिए इसे ग्लोबल लेवल पर अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। किंतु भारत ने इसका सहारा 3 बार लिया है। आईएएस प्री परीक्षा में, आरएस परीक्षा में और अन्य परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन से ईयर में कितना
डिवैल्यूएशन भारत के द्वारा किया गया और कब कब किया गया, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अब अगर आप इसको मुद्रास्फीति से तुलना करना चाहें तब मुद्रास्फीति में भी मुद्रा का मूल्य घट जाता है, किंतु अंतर यह है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य अपने आप ऑटोमेटिकली घटता है और यहाँ आपने जानबूझ करके सरकारी नीति के अस्त्र के रूप में अपनी मुद्रा का मूल्य किसी बाहरी मुद्रा की तुलना में घटाया है, जबकि मुद्रास्फीति में किसी बाहरी मुद्रा की तुलना में नहीं घटाते, वस्तुओं की कीमत की तुलना में मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट के साथ आप इसको इस आधार पर कंपेयर कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है जो काफी चर्चा में रहता है समाचार पत्रों में, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। और भारत के संदर्भ में हाल ही में चर्चित रहा जब वर्तमान केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 से भारत में डिमोनेटाइजेशन लागू किया। इसे साधारण अर्थों में नोटबंदी भी कहा जाता है। अर्थात भारत में हाल ही में 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किया गया। इसे अर्थव्यवस्था की भाषा में डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है और सामान्य अर्थों में इसे नोटबंदी के रूप में जाना जाता है। क्या है इसका अर्थ और यह क्यों किया जाता है, इसका सहारा क्यों लिया गया भारत के द्वारा? डिमोनेटाइजेशन क्या है? यानी जब एक राष्ट्र की सरकार पहले से प्रचलित किसी भी मूल्य वर्ग के नोटों के प्रचलन को अचानक से बंद कर देती है तब उसे डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी, नोटों का बंद होना कहा जाता है। तो पहले से कोई करेंसी अर्थव्यवस्था में रन हो रही है, चल रही है और सरकार ने निर्णय लेकर के अगर उसे बंद करने का फैसला किया है तब इसे डिमोनेटाइजेशन कहा जाएगा। क्यों किया जाता है ऐसा? इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो पुरानी करेंसी अर्थव्यवस्था में चल रही है उसमें विदेशी राष्ट्रों ने अपनी अपनी नकली करेंसी को एंटर करा दिया है और इससे मूल राष्ट्र की जो करेंसी है उसकी प्रतिष्ठा काफी कमजोर हो रही है। इसलिए बाहरी विदेशी मुद्राएं जो नकली रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में आ गई हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, उनके प्रचलन को रोकने के लिए हमें उस कैटेगरी के सभी मूल्य वर्ग के नोटों के प्रचलन को बंद करना होता है। और दूसरा ये इसलिए किया जाता है कि काला धन जो ब्लैक मनी है वो हमेशा एक खास वर्ग के नोटों में रखा जाता है। तो भारत में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को ही बंद किया गया, 100 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट बंद नहीं किया गया, क्योंकि जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं तो ब्लैक मनी का जो अमाउंट है हमेशा बड़ी करेंसी में होता है, बड़े नोट में होता है। तो ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन का सहारा लिया जाता है। भारत में आरंभ से लेकर के वर्तमान तक 3 बार डिमोनेटाइजेशन का सहारा लिया जा चुका है। सबसे पहले भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ 1946 में। तब भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके ऐसा किया। चूंकि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई और 1 जनवरी 1935 से 1 जनवरी 1935 से आरबीआई ने कार्य करना आरंभ किया। तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या प्रबंधक मंडल की सिफारिश पर केंद्र सरकार नोटों का प्रचलन बंद कर सकती है अथवा नए नोट जारी करने का निर्णय कर सकती है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके पहली बार भारत में पुराने बड़ी करेंसी के नोटों को बंद किया गया। तो ध्यान रखना है, पहली बार आरबीआई एक्ट में संशोधन करके ऐसा किया गया। सेकंड टाइम भारत में नोटबंदी की गई, डिमोनेटाइजेशन 1978 में, और इस बार भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश का सहारा लिया। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करवाया और उसके माध्यम से सेकंड फेज में डिमोनेटाइजेशन किया गया। और थर्ड फेज में हाल ही में लास्ट ईयर 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन का सहारा लिया। यानी भारत में 3 बार विमुद्रीकरण, नोटबंदी को लागू किया गया। तीनों बार अलग अलग कारणों से किया गया और अलग अलग मैकेनिज्म
तंत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। 1978 और 2016 के डिमोनेटाइजेशन में प्रमुख अंतर ये था कि 1978 में बड़े नोटों में प्रचलन को पूरी तरह से इनवैलिड, अवैध करार दिया गया था। अगर आप सरकार के मना करने के बावजूद नोटों में प्रचलन करते हैं, लेन देन करते हैं, तब उसे दंडनीय अपराध माना गया, जबकि 2016 में ऐसा कुछ नहीं था, यानी दंडनीय अपराध नहीं था। दूसरा, 1978 में यह कार्य ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया गया, जबकि 2016 में नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया। तो ये माइनर से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, ये आईएएस प्री परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार, और अन्य एग्जाम्स में भी इस रूप में आ सकता है। तो डिमोनेटाइजेशन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है। तो नोटबंदी का या डिमोनेटाइजेशन का सकारात्मक प्रभाव एक ये हुआ कि इससे बैंकों के पास जो नकदी का अभाव हो गया था, अचानक से लोगों ने बैंकों में धन को जमा करना शुरू किया, और इससे बैंकों के पास लिक्विडिटी, तरलता बढ़ गई, और बैंक इस आधार पर भविष्य में सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और ब्याज की जो दर है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब धन बैंकों में जमा हो जाता है तब बैंक सस्ती दर पर लोन आवंटित करती हैं। एक तो लाभ इससे ये होता है। दूसरा लाभ इससे होता है कि इसके माध्यम से जनता से धन निकल करके बैंकों में चला जाता है, जनता की पॉकेट में धन कम रह जाता है, और इससे जनता के द्वारा बाजार में बढ़ाई जाने वाली मांग घट जाती है। तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, क्योंकि आपकी पॉकेट में पैसा नहीं रहता, इससे वस्तुओं की कीमतें नीचे आती हैं, इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति इससे कम हो जाती है। और तीसरा, सरकार का रेवेन्यू इससे बढ़ जाता है, राजस्व में इससे बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सरकार इसके माध्यम से उन लोगों पर पेनल्टी लगाती है, और पेनल्टी से सरकार को काफी सारा कलेक्शन मिलता है। जिन लोगों ने कर चोरी से ऐसा धन इकट्ठा किया था, सरकार उन पर कर लगा देती है। इस प्रकार गवर्नमेंट को काफी इससे लाभ होता है। नेगेटिव रिजल्ट इसका ये होता है कि अचानक से नोटों के प्रचलन को बंद करने से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पर इससे प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत के प्राइमरी सेक्टर में कृषि कार्यों पर इससे काफी प्रतिकूल प्रभाव हुआ, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए किसान के पास नकदी की कमी हो गई, और नकदी की कमी हो जाने से कृषि क्षेत्र में गतिविधियां डायरेक्टली इससे प्रभावित हुई। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में नकदी की कमी हो जाने से आयात निर्यात, वस्तुओं को खरीदना और बेचना काफी मुश्किल कार्य हो गया, तथा मार्केट में जब मनी की सप्लाई घट जाती है तब उससे इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश और स्वदेशी निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है। हाल ही में कुछ और भी क्वेश्चन इससे संबंधित पैदा हुए कि सरकार ने अचानक से निर्णय लिया, इससे भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ, जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि भारत में ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास कोई भी आईडी नहीं है, जिनकी कोई भी पहचान पत्र नहीं है, और अगर उनके पास पुराने नोट हैं और वो पुराने नोट को अगर बैंक में बदलवाने जाते हैं तब बैंक में उनकी आईडी देखी जाती है, और आपके पास आईडी नहीं है तब आपके नोट नहीं एक्सचेंज हो सकते। तो इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ। जिनकी आईडी बनी हुई है वो अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, जिनकी आईडी नहीं है वो एक्सचेंज नहीं करा सकते। इसी प्रकार से जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी इसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों के पास धन की कमी हो गई, और इससे गंभीर बीमार व्यक्तियों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाया, इससे उनका जीवन प्रभावित हुआ। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता से प्रभावित हुई। इस प्रकार से कई मूल अधिकारों का उल्लंघन इसके माध्यम से हुआ। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को इस आधार पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसे आपको इस रूप में याद रखना चाहिए। इसी से संबंधित तीसरा टॉपिक है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो विनिमय दर क्या है, यानी एक देश की मुद्रा का विनिमय दर जब दूसरे देश की मुद्रा में तय किया जाता है तब इसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अर्थात यह पता कैसे लगता है कि एक अमेरिकन डॉलर बराबर 50 रुपए हुआ, 55 रुपए हुआ या 60 रुपए हुआ।
तो जब आप $1 बराबर इतना रुपया निर्धारित करते हैं या €1 बराबर इतने रुपए निर्धारित करते हैं, तब इसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ तुलनात्मक मौद्रिक मूल्य का अध्ययन, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। $1 बराबर कितना रुपया होता है? कई बार 50 रुपये हो जाता है, कई बार 70 रुपये हो जाता है और 96 रुपये तक भी पहुंच चुका है। इसका निर्धारण कौन करता है और कैसे होता है? इसका निर्धारण किया जाता है IMF द्वारा। IMF जो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में स्थित है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके निर्धारण के लिए पैरामीटर मापदंड है वैश्विक व्यापार, ग्लोबल ट्रेड, यानी एक देश का वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में जितना अधिक हिस्सा होगा उस देश की करेंसी का एक्सचेंज रेट उतना ही अधिक होगा। यानी डॉलर का एक्सचेंज रेट रुपए की तुलना में बहुत ऊंचा क्यों है? क्योंकि डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और अमेरिका दुनिया के देशों में आयात काफी कम करता है और निर्यात बहुत ज्यादा होता है। यानी वो दुनिया के बहुत सारे देशों से कुछ भी नहीं मंगाता है, लेकिन उन देशों को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट जरूर करता है, उनको भेजता है। तो इस बदले में उसको पेमेंट अमेरिकन डॉलर में होगा। तो सभी लोग अगर अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करेंगे तब इसे अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और ये हार्ड करेंसी हो जाएगी। अमेरिकन डॉलर मिलना सबको मुश्किल हो जाएगा। और भारत आयात बहुत ज्यादा करता है, निर्यात काफी कम करते हैं हम, इसलिए हमें पेमेंट करना होता है अमेरिकन डॉलर में, अन्य करेंसीज में। हमारे पास अमेरिकन डॉलर है नहीं, तब हम अमेरिकन डॉलर लेने के लिए इंडियन करेंसीज रुपीस को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और उसके बदले में फिर हमारी करेंसी का वैल्यूएशन काफी नीचे आ जाता है। तो ग्लोबल ट्रेड कॉमर्स में एक देश का जितना अधिक हिस्सा होगा उस देश की मुद्रा का विनिमय दर उतना ही ऊंचा रहेगा। जैसे भारत का वैश्विक व्यापार में अभी हिस्सा 2 से 2.5% बना हुआ है, तो ये काफी कम है। अमेरिका का अकेले का हिस्सा देखना 10% से ज्यादा है। इसलिए अमेरिकन डॉलर पूरे विश्व में छाया हुआ है, क्योंकि दुनिया में हर राष्ट्र अमेरिका के साथ व्यापार करता है और अमेरिका के साथ जब उसका व्यापार होता है तब वो नेगेटिव होता है, यानी अमेरिका को भेजा कम जाता है सामान, अमेरिका ने ज्यादा मंगाया जाता है। इसलिए सभी देश अमेरिका से आयात ज्यादा करेंगे, तब पेमेंट वो अमेरिकन डॉलर में मांगेगा और इससे अमेरिकन डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और तब वह अमेरिकन डॉलर के सापेक्ष दुनिया की सभी मुद्राओं के विनिमय दर को काफी अप कर देगा, ऊंचा उठा देगा। तो इस आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए मार्केट बेसिस का भी सहारा लिया जाता है। बाजार में प्रचलित दर, यानी इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी करेंसीज लोगों के लिए हाई डिमांडेड करेंसी बनी हुई है, बाजार में लोग कौन सी करेंसी को रखना पसंद करना चाहते हैं, बाजार में लोग कौन सी करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं, इस आधार पर भी एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। तो ये 3 कुछ टॉपिक थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो न्यूज में हमेशा बने रहते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप इस तरीके से समझ लेंगे और इस आधार पर फिर अब आपको इससे संबंधित कहीं भी कुछ पढ़ने को मिले तब आप उसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं।